हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आपने देखा ही होगा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हमने कैसे किया था। अब आगे देखते हैं, हमें कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखने हैं, है ना। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तो वो देख लेते हैं हम, वो क्या होते हैं। मतलब नाइट्रोजन जब क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है। ये कैसे बनाता है, ऑन द बेसिस ऑफ बनाता है ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे बनाता है। +1 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन नंबर देता है, ये शो करता है। वैसे तो नेगेटिव में भी है, -3 से आप अगर देखते हैं हम तो नेगेटिव में भी देता है, लेकिन यहाँ पे हम +1 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखेंगे कि कितने टाइप की ये ऑक्साइड्स बनाता है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मतलब स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा आता है, पूछने को आ सकता है कि डिफाइन द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑक्साइड्स। तो आप किस तरीके से उसको बताओगे, तो मैं एक टेबल के थ्रू आपको चार्ट के थ्रू बताती हूँ, उससे आपको इजीली याद रहेगा। सबसे पहला आता है N2O, ठीक है। सेकंड होता है NO, थर्ड है, इन सब के मैं अभी नॉमेनक्लेचर भी कर दूंगी। इन सब के क्या होंगे, आप एक चार्ट वाइज, वैसे तो बुक में दिया हुआ है, बट अगर चार्ट वाइज अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनके स्ट्रक्चर्स और इनकी मतलब कलर वगैरह शो करते हैं नहीं करते हैं, ऐसे या नाम वाइज आप याद रख लोगे, प्लस कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं, तो ईजिली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है N2O3, फोर्थ है N2O4, फिफ्थ है NO2, सिक्स्थ है N2O5। वैसे तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हमारे +1 से लेकर +5 अगर देखें तो क्या हो रहा है, 5 ही ऑक्साइड्स इसके बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्साइड जो रहता है वो डबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। कैसे करता है, अब सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं नेम। ठीक है, नेम क्या है इनके, ये ठीक है ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स N2 ऑक्साइड्स। ठीक है, अब इनका नेम देख लेते हैं हम। नेम में सबसे पहला है N2O, इसको बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, फिर NO, इसको तो आपको पता ही होगा, हम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, कर चुके हैं नाम को, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर इसको आप बोलोगे नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ठीक है, सिंपल नाम है, बहुत इजीली आप याद कर सकते हो। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो आप, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ठीक है, दोनों तरीके से बोला जा सकता है। फिर नेक्स्ट आपका आएगा नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, इसको भी आप क्या बोल सकते हो, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बोल सकते हो। फिर ये क्या है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद आते हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इनके नॉमेनक्लेचर नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पेंटा ऑक्साइड। ठीक है ना, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये तो आपको पता ही होगा, 11th में आप पढ़ चुके हो। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 3, तो दैट मीन्स ट्राई। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल, दैट मीन्स टेट्रा। फिर 5 मॉलिक्यूल तो पेंटा, अगर 6 होते तो हेक्सा, लेकिन 6 है नहीं। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ये हो गया इनका क्या, नॉमेनक्लेचर। अब कौन सा नाइट ऑक्साइड जो है वो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +1 जो रहता है N2O करता है, +2 जो रहता है वो NO करता है, +3 जो है वो N2O3, +4 N2O4, ये भी +4 शो करता है NO2, और ये करता है +5। ये होते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। अब आते हैं, एक और चीज़ याद रखिएगा, इसमें ये वाला जो कंपाउंड होता है इसको हम यूज़ करते हैं लाफिंग गैस की तरह। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो जनरली यूज़ किया जाता है लाफिंग गैस की तरह। मतलब लाफिंग गैस, अगर इसका थोड़ा सा भी अगर इनहेल कर लेते हैं हम लोग तो हमें बहुत ज़्यादा लाफिंग आती है, तो वो एक तरीके से लाफिंग गैस में यूज़ किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। अब आते हैं इनके क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कलर्स के बेसिस पे, कलर्स कौन सा शो करते हैं। ठीक है, कलर्स देखें हम तो नाइट्रस ऑक्साइड कलरलेस होता है। ठीक है,
ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी कलरलेस होता है। ये जो होता है नाइट्रोजन, ये पेल ब्लू कलर देता है, ठीक है। कौन सा कलर देता है? पेल ब्लू कलर। फिर इसके बाद N2O4 कलरलेस होता है। इसके बाद NO2 ब्राउन कलर की होती है, मतलब ब्राउन कलर की गैस निकलती है NO2 की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। बाकी जो रहते हैं सब कलरलेस होते हैं। दो ही ऐसे कंपाउंड हैं जो कि कलर शो करते हैं, एक तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप कंफ्यूज मत होइएगा, सब ही अलग अलग हैं, ठीक है। इस तरीके से चार्ट आप बना लीजिए तो आपको इजीली याद रहेगा। ये ठीक है, ऐसे आप चार्ट बना के लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब आते हैं इनके मेन है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं इनके? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। रिजोनेटिंग का मतलब होता है जो एक ही फॉर्म में ना रहे, मतलब अलग अलग अपनी पोजीशन चेंज करते रहें। आपने 11th में बेंजीन देखा होगा, इस तरीके से होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये क्या है आपका? बेंजीन, ठीक है, C6H6 ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है? इसमें इधर इधर और इधर इस तरीके से क्या होता है? डबल बॉन्ड बने होते हैं। ये डबल बॉन्ड क्या करते हैं? अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। अभी ये कुछ इधर था तो अब ये इधर हो जाएगा, मतलब चेंज करते रहते हैं फिनोमिना। तो ये क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो अपने स्ट्रक्चर मतलब या बॉन्डिंग की आप बोल सकते हो लोकेशन चेंज करते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिजोनेंस कहलाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि रिजोनेंस होता क्या है, ठीक है, डीप में। इसीलिए इनको किस तरीके से, फिर इसको लास्ट में इस तरीके से शो कर दिया जाता है, एक रिंग बना दी जाती है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज ये क्या करते हैं? अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे ही नाइट्रस ऑक्साइड के भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अपनी क्या होंगे? ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज करते रहेंगे। पहला देखते हैं N2O है। N2O मतलब जिसमें नाइट्रोजन 2 हो और ऑक्सीजन 1। ये हो गया आपका क्या? नाइट्रस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। इसको बोला जाता है लीनियर, ठीक है। ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी? लीनियर होगी, मतलब ज्योमेट्री भी बताती जानी है आपको। साथ में कुछ बॉन्ड के ये एंगल बनाते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म के, ठीक है। बॉन्ड की जो लेंथ होती है उसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ, जिसको हम मेज़र करते हैं एंजियोस्पर्म में। मतलब कुछ इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब दो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस विच इज़ कनेक्टेड बाय अ बॉन्ड, दैट इज़ नोन एज बॉन्ड लेंथ, और उसको हम एंजियोस्पर्म में मेज़र करते हैं। एंजियोस्पर्म आपको पता ही है, इस तरीके से बनाया जाता है। तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो 1.12 एंजियोस्पर्म, इसका 1.19। ये लीनियर हो गया, ठीक है। ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का। अब NO का क्या होगा? सिंपल नॉर्मल रहेगा, नो लीनियर, नो नथिंग एल्स, जस्ट इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। फिर इसके बाद नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड मतलब 2 नाइट्रोजन है, ठीक है ना, और 1 ऑक्सीजन है, इस तरीके से। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड का हम पहले भी स्ट्रक्चर देख चुके हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। ये कहलाता है आपका प्लानर स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारा दूसरा कौन सा है? नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे 2 रहेंगे और 2 ऑक्सीजन रहेंगे, इस तरीके से। इनके भी बीच में कुछ ज्योमेट्री और कुछ एंगल्स रहते हैं, वो आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर्स आपको मैं बताती आ रही हूँ। ये भी क्या है? प्लानर स्ट्रक्चर है। प्लानर मतलब ज्योमेट्री इसकी कैसी है? प्लानर है। एक स्ट्रक्चर छूट गया ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मैं यहाँ बता देती हूँ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ये आपका किसका है? N2O4 का, ठीक है। अब आते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा? सॉरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N1 रहेगा और ऑक्सीजन 2। ये ऐसा रहेगा एंगुलर, इसको बोला जाता है एंगुलर, या फिर बोल सकते हो आप ट्रायंगुलर। ये किसका हो गया? NO2 का। फिर N2O5, तो अपन ले लेते हैं N यहाँ पे, ऑक्सीजन N, ऑक्सीजन, ये हो गया आपके 5, इस तरीके से,
तो ये कहलाएगा आपका क्या, यहाँ पे कुछ 134 का रहता है, सबके अलग अलग एंगल्स हैं, यहाँ पे कुछ 130 का रहता है, 117 रहता है, इस तरीके से एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, एंगल्स आप बुक से देख लीजिएगा, 130 का बनता है। ये भी क्या रहेगा, ये भी आपका प्लानर है। ठीक है, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं सीधी स्ट्रेट लाइन में और उनसे जो बॉन्ड्स निकलते हैं वो जनरली क्या कहलाते हैं, प्लानर स्ट्रक्चर कहलाते हैं। लीनियर जो जिनके बॉन्ड्स साइड से ना निकलें वो लीनियर कहलाते हैं ना, सिंगल लाइन में। और जो एंगल्स कुछ फॉर्म कर लेते हैं, लाइक ये तो ट्राइंगल जैसा दिख रहा है तो उसको हम ट्रायंगुलर बोलेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को बना के चार्ट के थ्रू लर्न करोगे। इसको रेटिफाई कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि डिफाइन द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इस तरीके से आता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस देखते हैं, हम 15 ग्रुप के एलिमेंट देख रहे थे। हमने क्या करा, हमने नाइट्रोजन देखा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी नाइट्रोजन की हमने 2 कंपाउंड भी देखे, एक अमोनिया देखा और एक नाइट्रिक एसिड देखा। ऐसे ही हम उसका दूसरा एलिमेंट 15 ग्रुप का कौन सा देखेंगे, फॉस्फोरस, क्योंकि 2 ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताए थे मैंने कि 2 अबंडेंट एलिमेंट हैं 15 ग्रुप के, बाकी सारे एलिमेंट्स के बारे में इतना हमें स्टडी नहीं करना है। तो 15 ग्रुप का सेकेंड एलिमेंट देखते हैं हम, क्या, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का भी ऑक्साइड्स है प्लस उसके भी 2-3 कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से हैं वो आगे देखते हैं हम। तो अब न्यू टॉपिक देखते हैं हम लोग, फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस जो है वो डिस्कवर किसने किया था, इसकी फॉस्फोरस को डिस्कवर किया था ब्रैंड ऑफ हम्बर्ग ने। ठीक है, कब दिया था ये, 1669 में। ओके, एंड फॉस्फोरस जो है इन्होंने कैसे फाइंड आउट किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोन्स की एशेज़ ली थी। ठीक है, वहाँ से इन्होंने मतलब बोन एशेज़ को क्या किया था, हीट किया था, वहाँ से उन्हें क्या मिला था, फॉस्फोरस मिला था। फॉस्फोरस को आप P या फिर P4 से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, फॉस्फोरस ये क्या है आपका 15 ग्रुप का एलिमेंट है। 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है। ओके, फॉस्फोरस का वैसे तो नंबर देखा जाए तो कितना होता है, 15 पता ही होगा आपका, नाइट्रोजन का 14, इसका कितना होता है 15। तो अब आते हैं इसका क्या, हम कॉन्फ़िगरेशन तो आप निकाल ही सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले भी बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं क्या, फॉस्फोरस जो होता है मतलब एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आई कैरी लाइट। जनरली ये क्या करता है, लाइट देता है। ठीक है, कैरी ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आई कैरी लाइट, मतलब जिससे क्या निकले, लाइट्स निकलती हैं, वो कहलाता है आपका क्या, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के क्या है, वैसे तो अगर देखा जाए ये जो बोन एशेज से निकाला था हीट्स करके, ये किससे निकाला था, ये मेथड इसमें जो यूज़ की थी वो की थी उन्होंने डिस्टिलेशन मतलब तो आपको पता ही होगा डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है, आपने 11th में भी पढ़ी होगी, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ आपको। डिस्टिलेशन मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, फिल्टरेशन की एक प्रोसेस होती है, किसी भी लिक्विड को या सॉल्यूशन को अगर हमें फ़िल्टर करना है, 2 कंपाउंड्स को अलग अलग करना है, ठीक है, लिक्विड कंपाउंड्स को, तो हम डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। ये क्या है, एक फिल्टरेशन प्रोसेस है। ठीक है, यह मेथड है, फिल्टरेशन प्रोसेस या मेथड है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, बेसिकली डिस्टिलेशन में एक होता है बॉइलिंग, ठीक है, फिर होता है उसका कंडेंसेशन, मतलब पहले उसको बॉईल करना, कंडेंसेशन, फिर उसको क्या करना, ठंडा करना। जितने भी आपने परफ्यूम्स सुने होंगे, परफ्यूम्स होते हैं यानी जो खुशबू वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर आप देखोगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम खुला रख देते हैं, एटमॉस्फेयर में ओपनली रख देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। लिक्विड कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, लिक्विड कंपाउंड, नॉट सॉलिड लाइक कैम्फर वगैरह नहीं, लिक्विड कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ जो लिक्विड होते हैं और वो कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं,
वो कंपाउंड जनरली डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू बनाए जाते हैं। जितने भी टाइप के परफ्यूम्स होते हैं, या आप बोल सकते हो जितने भी टाइप के, जैसे नेल रिमूवर हो गया, या ऐसे ईथर, अल्कोहल, स्पिरिट हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जनरली डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू ही बनाई जाती हैं, जिसमें कंपाउंड को पहले बॉईल किया जाता है, देन उसको कंडेंस किया जाता है, तो वो कंपाउंड्स बनते हैं। तो बोन एशेस का भी उन्होंने फॉस्फोरस से बोन एशेस का डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू ही पता लगाया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या फॉस्फोरस के एलेक्ट्रॉप्स। एलेक्ट्रॉप्स मतलब जो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ क्या बना ले, कंपाउंड्स बना ले, वो इलेक्ट्रॉप्स कहलाते हैं। लगभग फॉस्फोरस के 11 इलेक्ट्रॉप्स हैं, लेकिन पढ़ने हमें बेसिकली 3 ही हैं। 3 मेन है हमारे। सबसे पहला होता है वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, इसको येलो भी, ये येलो कलर का भी होता है जब हम इसको हीट करते हैं। दूसरा होता है रेड फॉस्फोरस, ठीक है, और थर्ड होता है ब्लैक। इन तीनों के बारे में ही सिलेबस में आपको दिया है, तो हम इन तीनों के बारे में ही अभी पढ़ते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस, इसको आप क्या कर लेना, चार्ट के थ्रू, जैसे मैं समझा रही हूँ आपको, उसी चार्ट के थ्रू आप बना लीजिएगा तो इजीली आपको याद रहेगा। सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फॉस्फोरस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं दी गई है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉस्फोरस के कंपाउंड्स की दी गई है। ठीक है, तो वही देखेंगे। जनरली अगर पूछा जाएगा फॉस्फोरस के बारे में, तो या तो पूछा जा सकता है उसके कितने इलेक्ट्रॉप्स हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉप्स को आप डिफाइन कर दोगे, या फिर उसका कंपाउंड जो अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके फॉस्जीन या PCl5 के बारे में, वो आप बताओगे, या इसके ऑक्साइड्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। सबसे पहले है आपका वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, इसको डिफरेंस वे में आप करोगे याद तो जल्दी याद होगा। वाइट फॉस्फोरस में पहली चीज़ कैसा होता है फॉस्फोरस, कलरलेस। ठीक है, मतलब वाइट तो होता है लेकिन ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। फिर इसकी जो स्मेल होती है, गार्लिक स्मेल होती है, और साथ में ये बहुत ज़्यादा कैसा होता है, टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक का मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे तो फैटल घातक हो सकता है, जान भी जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये कैसा है, कलरलेस है, गार्लिक इसकी स्मेल होती है, टॉक्सिक होता है। कहते हैं ये इनसॉल्यूबल होता है इन वाटर में, लेकिन सॉल्यूबल होता है, बट आप इसको बट लगा लेना, सॉल्यूबल इन CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड ईथर अल्कोहल में। ठीक है, ईथर अल्कोहल में, इस तरीके से। फिर इसके बाद ये कटेबल होता है, कट किया जाता है, कट बाय द नाइफ। ठीक है, इतना सॉफ्ट होता है, मतलब ये कैसा होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है, मतलब जिसको हम क्या करें, आसानी से पनीर की तरह स्लाइस कर सकें, इसलिए ये कैसा होता है, कटेबल बाय नाइफ होता है। फिर हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, किसी से भी रिएक्शन कर लेता है। आगे हाईली रिएक्टिव है, कटेबल हो गया, इंसॉल्यूबल हो गया। देन फिर आते हैं आपके ये ग्लो करता है। जब हम इसको डार्क में रख देते हैं तो ग्लो इन डार्क। ठीक है, व्हेन वी पुट फॉस्फोरस मतलब इन डार्क, देन इट्स शो ग्लोइंग इफेक्ट। ग्लोइंग मतलब फ्लोरिसेंस टाइप का इफेक्ट देता है। कैसा देता है, फ्लोरिसेंस इफेक्ट देता है। ठीक है, फिर साथ में ये क्या होता है, इसको हमेशा वाटर में ही पुट किया जाता है, मतलब कीप ऑलवेज इन वाटर, कीप ऑलवेज इन वाटर, मतलब कि इसको पानी में हमेशा इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर खुले में इसको नॉर्मली रख देंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बर्निंग इफेक्ट या कंबशन होने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है, इसलिए इसको हमेशा वाटर में रखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इससे ना ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि इससे एक डिज़ीज़ होती है जिसको बोला जाता है फोसी जॉ डिज़ीज़। ठीक है, ये डिज़ीज़ जो होती है ये टीथ की डिज़ीज़ होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी जैसे कि फॉस्फोरस जनरली यूज़ कहाँ करते हैं, फॉस्फोरस का मेन यूज़ जो होता है वो होता है कहाँ, मैच इंडस्ट्री में। मैच
इंडस्ट्री। मैच इंडस्ट्री मतलब आपको पता नाम से क्लियर होगा, माचिस वाली इंडस्ट्री। जितना भी माचिस या मैच स्टिक का प्रोडक्शन होता है वो फॉस्फोरस से ही होता है। फॉस्फोरस में वाइट भी यूज़ करते हैं, रेड भी यूज़ करते हैं, ब्लैक भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग काइंड्स, अलग अलग कलर्स के लिए यूज़ किया जाता है फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस की जो मैच इंडस्ट्री होती है, मतलब मैच स्टिक जिससे बनाई जाती हैं, तो उनमें जो वर्कर काम करते हैं उनके वर्कर के जो जॉज होते हैं वो फोसी हो जाते हैं। फोसी मतलब सड़ने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके रहते हैं, फॉस्फोरस गैस के। और ज़्यादा इसका जो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वो किस में मिलता है, फीमेल्स में मिलता है, ठीक है। मतलब फीमेल ज़्यादा इसकी वो रहती हैं, बोल सकते हो आप, उनको ज़्यादा डिजीज़ कॉज करती है वाइट फोसी जॉ वाली। अब एक और इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका है स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, टेट्राहाइड्रन P, ये पे यहाँ पे P, यहाँ पे P, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है टेट्राहाइड्रन, ठीक है। ये किसका है, ये फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं हम रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। फिर ये ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस मतलब इसकी कोई खुशबू या स्मेल हम देखें तो नहीं होती, एक्सक्यूज मी। फिर टॉक्सिक है, तो ये वाला जो रेड फॉस्फोरस है वो नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। मतलब ये पॉइजनस नहीं होता। ये भी इनसॉल्यूबल होता है इन H2O, लेकिन सॉल्यूबल वही आपका CS2 में सॉल्यूबल रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये कैसा होता है, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। क्रिस्टल्स फॉर्म में रहता है मतलब कैसा होगा, ये हार्ड क्रिस्टल बनाता है, ये सॉफ्ट नहीं होता। ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। और ये ग्लोइंग इफेक्ट नहीं देता, नॉट शो ग्लोइंग इफेक्ट, मतलब ये चमकता नहीं है रेड फॉस्फोरस। फिर इसको हम नॉर्मली रख सकते हैं, मतलब ये इतना रिएक्टिव नहीं होता, तो इसको नॉर्मल खुले ओपन एनवायरनमेंट में भी हम रख सकते हैं। इससे किसी भी टाइप की डिजीज़ नहीं होती है जनरली, ठीक है। फिर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर फॉस्फोरस जैसा रहता है। अच्छा, एक और चीज़, ये बनाया कैसे जाता है, जब हम वाइट फॉस्फोरस को, जो वाइट फॉस्फोरस है उसको हम हीट करते हैं 240 से 245 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तब हमको क्या मिलता है, हमें रेड फॉस्फोरस P4 मिलता है, ठीक है। ये वाइट फॉस्फोरस है, उसको जब हीट किया जाएगा, टेम्परेचर 240 रखा जाएगा या 245 डिग्री सेल्सियस, तो हमें रेड फॉस्फोरस मिलेगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हम यहीं देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऊपर ही मैं बना देती हूँ, वैसे आप नीचे बनाओ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। P वैसे ही रहेगा, लेकिन एक क्या होगा, पॉलीमर फॉर्म कर लेगा इस तरीके से, ये चेन बनती जाएगी। यहाँ पे P P P P, इस तरीके से क्या होगा, एक चेन बनती जाएगी, ये इस तरीके से। इसको बोला जाता है पॉलीमर स्ट्रक्चर। पॉलीमर स्ट्रक्चर मतलब एक इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सिंगल, वाइट का तो सिंगल ही रहता है, लेकिन इसका जो होता है क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, इसलिए क्या होता है, पॉलीमर बना लेता है, एक सिंगल लॉन्ग चेन चलती जाती है किसकी, रेड फॉस्फोरस की। अब आते हैं हमारे ब्लैक फॉस्फोरस किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा ऑब्वियसली। इसका ऑर्डर नहीं बताया गया है, ये भी नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक। ये क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, बट इनसॉल्युबल इन, क्या लिखेंगे आप, इनसॉल्युबल इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। ये भी क्रिस्टल फॉर्म करता है, ठीक है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कैसा होता है, ग्रेफाइट जैसा दिखता है, ग्रेफाइट जैसा, ठीक है। इसके बाद ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव मतलब वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, कम रिएक्टिव और फिर लीस्ट रिएक्टिव। फिर ये भी ग्लोइंग इफेक्ट नहीं देता, नॉट शो ग्लोइंग इफेक्ट। इसको हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, वाइट फॉस्फोरस को हीट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे,
लेकिन 1200 क्या रखेंगे, ATM रखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे, तब जाके हमारा बनता है क्या, ब्लैक फॉस्फोरस। मतलब वाइट से अगर ब्लैक बनाना है तो, लेकिन रेड से भी हम ब्लैक फॉस्फोरस बना सकते हैं। रेड से अगर हमें ब्लैक बनाना है तो हम टेम्परेचर रखेंगे 500 डिग्री सेल्सियस और इसको लगभग 18 आवर्स के लिए एक ट्यूब में, क्लोज ट्यूब में रखा जाता है, तब जाके बनता है ये क्या, ब्लैक फॉस्फोरस। ये इसकी क्या है, ब्लैक फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज़। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इस तरीके की इसकी एक बोल सकते हो आप क्रिस्टल लैटिस बन जाती है, ठीक है। पूरा जो नीचे ऊपर सब जगह इस तरीके से पूरा ये एक लैटिस बनाते चलता है, इस तरीके का बोल सकते हो आप कैसा, इसको स्ट्रक्चर को बोला जाता है जिग जैग स्ट्रक्चर, जिग जैग पॉलीमर स्ट्रक्चर, ठीक है, जिग जैग पॉलीमर स्ट्रक्चर ये बोला जाता है। तो ये थी क्या कुछ मतलब प्रॉपर्टीज़ फॉस्फोरस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। फॉस्फोरस देख रहे हैं हम, कंपैरिजन वाइज हैं, तीनों की आएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर लिखने को तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप इस तरीके से याद कर सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहेंगी, तीनों की सिमिलर ही रहेंगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, P4 है, तो हम उसकी क्या करेंगे, अलग अलग नहीं देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तीनों की, अगर किसी एक का भी पूछा जाता है तो आप तीनों की तीनों में लिख सकते हो। मतलब अगर वाइट का पूछा है या रेड का पूछा है या ब्लैक का पूछा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी एक की आप लिख दोगे, उसी से तीनों का एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फोरस का फॉर्मूला P4 है। तो अब हम देखते हैं, ये तो हुई फिजिकल, अब देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछते हैं इसमें, तो ये आप याद रखिएगा, इसको चार्ट के थ्रू बना के आप याद करें तो बेस्ट रहेगा। अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फोरस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फोरस, है ना, P4। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो है नहीं, लेकिन हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो देख ही सकते हैं कि फॉस्फोरस किस किस से रिएक्शन कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल में हम ले लेते हैं सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, ठीक है, Ag। और भी आप मेटल ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। पता होना चाहिए कि क्या कंपाउंड बन रहा है। जनरली जब भी ये मेटल से रिएक्शन करता है, जैसे हमने नाइट्रोजन में देखा था कि नाइट्रोजन जब मेटल से रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, नाइट्राइट बनाता है। ऐसे ही जब भी फॉस्फोरस क्या करेगा, मेटल से रिएक्शन करेगा तो फॉस्फाइड बनाएगा। तो देख लेते हैं P4 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 P4, है ना। कंपाउंड क्या बनेगा, हीट करोगे आप ऑब्वियसली, है ना, तो Na3P Ca3P2 Mg3P2 Ag3P, ठीक है, ये कंपाउंड बनेंगे। कंपाउंड कैसे बनते हैं ये तो आपको पता ही होगा ना, ये 3 4 ये कैसे लग रहे हैं ये तो आपको पता ही होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे लगता है, लास्ट वाली शेल में जो रहते हैं उसके बेसिस पे। ये कहलाएगा आपका क्या, सोडियम फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। जब भी मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, फॉस्फाइड बनाएगा। नाइट्रोजन जब रिएक्शन करता है मेटल से तो नाइट्राइट बनाता है, याद होगा आपको, ALN इस तरीके से बनाया था ना, इसी तरीके से ये बनेगा आपका कैल्शियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर फॉस्फाइड, ठीक है। ये सब इस तरीके से बनाते जाएंगे। ये आप मेटल्स के साथ रिएक्शन बता दोगे, एक होगी केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी आप देखते हैं रिएक्शन विथ हेलोजन। हेलोजन मतलब 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं, अभी हम आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो वो उनके साथ करानी है। जब भी हेलोजन से ये कंपाउंड करते हैं रिएक्शन, X से डिनोट किया जाता है हमेशा हेलोजन को, तो ये 2 तरीके के कंपाउंड बनाता है, ठीक है, P प्लस X प्लस X, ठीक है। मतलब एक 3 होता है और एक 5 होता है। कैसे बनाता है ये, इस तरीके से PX3 PX5, इसको बोला जाता है ट्राई हेलाइड,
ठीक है, इसको बोला जाता है पेंटा हेलाइड। इन दोनों के एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। एक्स का मतलब क्या, हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन को छोड़कर, आयोडीन के साथ सिर्फ ये रिएक्शन नहीं करता है, बाकी एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सॉरी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन रख सकते हो। कैसे लिखेंगे, फॉस्फोरस ने जब किससे रिएक्शन करी, क्लोरीन से, एग्जाम्पल के लिए, तो ये क्या बनाएगा, PCl3, मतलब फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोराइड। ट्राई हेलाइड नहीं लिखोगे, हेलाइड मतलब कि हेलोजन से बनाने वाले कंपाउंड, लेकिन उसका जो नाम है, नाम के लिए तो आप वही लगाओगे ना, क्लोरीन। फ्लोरीन के साथ करेगा तो फॉस्फोरस ट्राई फ्लोराइड, ब्रोमीन के साथ करेगा तो फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। PCl5, मान लो यहाँ पे हमने 3 कंपाउंड्स लिए थे, यहाँ पे हमने 5 ले लिए क्लोरीन के, ठीक है, तो ये बन जाएगा PCl5, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है, PCl5। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, हेलोजन से रिएक्शन बताओगे। पहली हो गई रिएक्शन विथ मेटल, दूसरी हो गई विथ हेलोजन। अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ, थर्ड देखते हैं रिएक्शन विथ O2। ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, फॉस्फोरस जब भी ऑक्सीजन से O2 से रिएक्शन करता है तो हमेशा P2O5 बनाता है। P2O5 का मतलब होता है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। अभी पेंटा ऑक्साइड्स, हम ऑक्साइड्स जब देखेंगे तब आपको पेंटा ऑक्साइड्स के बारे में भी पता चल जाएगा। यहाँ पे आप फॉस्फोरस के लिए P2 ले लो, 5 है ऑक्सीजन, यहाँ पे आप कितना ले लो, 4, 8 हो जाएगा, इसको 4 कर लो, इसको 5 कर लो, इसको 2 कर लो। इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, P4, 2 2 ज़ा 4, बैलेंस कर देना। मतलब बैलेंस करना ज़रूरी है, कंपाउंड पता होना चाहिए कि P2O5 बन रहा है। P2O5 मतलब फॉस्फोरस जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो P2O5 मतलब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएगा। उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स आप लेफ्ट हैंड साइड पे इधर जो है रिएक्टेंट उधर बैलेंस करके आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है फोर्थ, रिएक्शन विथ H2SO4, या फिर लिख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉस्फोरस की रिएक्शन हम करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से, ठीक है, मतलब कोई एक एसिड ले रहे हैं, एसिड से रिएक्शन, जब भी एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एसिड ही फॉर्म करेगा, क्या बनाएगा, H3PO4 प्लस SO2 गैस प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे। H3PO4 क्या कहलाता है, फॉस्फोरिक एसिड। ये हो गई आपकी फोर्थ रिएक्शन। इसी तरीके से और भी रिएक्शन आप कंपाउंड्स के साथ करा के बता सकते हो। मैक्सिमम आपको 3 या 4 लिखने को आती हैं, 3 या 4 में आपको इनफ है कि रिएक्शन विथ मेटल बता दी, हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस या ब्लैक फॉस्फोरस अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है, फॉस्फोरस एक ही है। फॉस्फोरस के जस्ट इलेक्ट्रॉप्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं, एक ही रिएक्शन सभी में फॉलो करेगी, मतलब सारे इलेक्ट्रॉप्स के लिए रहेगी एप्लीकेबल। तो ये थी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फोरस। अब देखते हैं हम क्या, फॉस्फोरस के कंपाउंड। फॉस्फोरस के 2 कंपाउंड देखने हैं हमें, एक देखना है PH3 और एक देखना है PCl5, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का हमने देखा था NH3, अमोनिया, ऐसे ही फॉस्फोरस का कंपाउंड है PH3। PH3 को बोला जाता है फॉस्फीन, ठीक है। और PCl5 अभी बताया मैंने, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो दोनों देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हमारी फॉस्फोरस के कंपाउंड्स, ठीक है। सबसे पहला कंपाउंड है हमारा PH3। PH3 मतलब अभी बताया मैंने फॉस्फीन, है ना। फॉस्फीन के बारे में देखेंगे हम। फॉस्फीन क्या होता है, फॉस्फीन एक तरीके से हाइड्राइड ही है। हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करता है फॉस्फोरस तो वो हाइड्राइड बनाता है। हाइड्राइड मतलब H जो वर्ड हाइड्राइड हाइड्रोजन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉस्फोरस की नहीं देखी है हमने, किसकी देख रहे हैं हम, फॉस्फीन की देख रहे हैं, फॉस्फोरस के कंपाउंड की देख रहे हैं।
तो अभी जैसे हमने क्या किया था, हमने क्या करा था, फॉस्फोरस की केमिकल रिएक्शन कराई थी। तो अभी हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन करानी है। तो केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड बने थे उन्हीं से हम क्या कर सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉस्फीन की, क्योंकि हमें दो चीज़ चाहिए, एक फॉस्फोरस एक हाइड्रोजन। पहला देख लेते हैं फ्रॉम फॉस्फाइड से। फॉस्फाइड मतलब जैसे अभी हमने बनाए थे, फॉस्फाइड हमने जैसे कैल्शियम से बनाया था, कैल्शियम फॉस्फाइड बनाया था हमने Ca3P2, ये था हमारा कैल्शियम फॉस्फाइड। इसको हम क्या कर दें, इसको हम हीट कर दें, या हमें हीट करने के साथ साथ वाटर की रिएक्शन करा दें साथ में। मतलब हमें चाहिए क्या, P चाहिए और H चाहिए, तो हाइड्रोजन भी मिल जाएगा यहाँ से और P हमें भी मतलब फॉस्फोरस भी मिल जाएगा। तो क्या होगा, पहले हमारा कंपाउंड बनेगा, हीट करेंगे वाटर के साथ कैल्शियम फॉस्फाइड को, PH3 बना अपना, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकाल दो यहाँ से। क्या निकल सकता है, ऑब्वियसली जब वाटर से रिएक्शन करेगा Ca है तो ये पॉजिटिव में टूटेगा, P नेगेटिव में, हाइड्रोजन पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, इस तरीके से रिएक्शन होगी। कंपाउंड में हमारा PH3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सभी के नाम आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। नीचे नॉमेनक्लेचर करना बहुत मैंडेटरी है जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो। ये आपका बना फॉस्फीन और साथ में क्या लिखला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये नहीं कि बस रिएक्शन लिख दी और हो गया, ये नहीं करना है। मैं अगर नाम नहीं लिख रही हूँ दैट डजेंट मीन कि आप भी नाम नहीं लिखेंगे। आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, प्रॉपर कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे और उनको फिर अपने वर्ड्स में भी लिखेंगे कि लाइक व्हेन वी टेक कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट विथ वाटर बाय हीटिंग इट फॉर्म्स फॉस्फीन एंड रिलीज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से आपको लिखना होगा। द वे ऑफ रिटन मतलब केमिकल रिएक्शन का ये ही आप रखेंगे, ठीक है। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देख लेते हैं सेकंड ये किससे बन सकता है, फ्रॉम अभी हमने बनाया था क्या, फॉस्फोरिक एसिड, उससे भी बना सकते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H3PO4, यही था। H3PO4 से क्या बनाना है हमें, यहाँ से तो हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन भी मिल रहा है और फॉस्फोरस भी। तो जस्ट इसको आप क्या कर दो, हीट कर दो, तो PH3 बन जाएगा, प्लस आपका आप निकाल सकते हो क्या, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरीके से आप फॉस्फोरिक एसिड से बना लो। थर्ड लेते हैं, लैब मेथड ले लेते हैं। थर्ड लैब मेथड में क्या होगा, लैब में जाएंगे हम, इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। इक्विपमेंट में हम ले लेते हैं जिस तरीके का आपको एक बुक में डायग्राम दिया है वैसे मैं बता देती हूँ। इस तरीके से एक बनाया गया है, फ्लास्क लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये गैस पे रखा हुआ है, 2 ट्यूब लगाई हुई हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है। एक ट्यूब यहाँ तक गई हुई अंदर सॉल्यूशन तक। नीचे आपका क्या रखा है, बर्नर, ठीक है। ये हमने फ्लास्क लिया, ठीक है, और यहाँ से ये आपकी गैस यहाँ आएगी, तो ये एक है बीकर, इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है लैब मेथड में, लेना क्या क्या है आपको, फॉस्फोरस लेना है। फॉस्फोरस में आप कोई भी ले सकते हो, रेड ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो, वाइट ले सकते हो। उसकी रिएक्शन आपको करानी है NaOH से लैब मेथड में। व्हेन द फॉस्फोरस रिएक्ट विथ NaOH, NaOH क्या होगा, क्या कहलाता है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाते हैं इसको, नॉर्मली कास्टिक सोडा कहते हैं। साथ में कुछ लेना है आपको वाटर के मॉलिक्यूल और इनको क्या करना है, हीट। तो क्या बनेगा आपका, फॉस्फीन गैस बनेगी। इसकी क्या बनती है, वाइट कलर की रिंग्स बनती हैं, ठीक है। रिंग्स कैसे बनेगी वो भी मैं बताती हूँ आपको। और साथ में आपका क्या निकल सकता है, कास्टिक सोडा, हाँ सोडियम हाइड्राइड निकल जाएगा, ठीक है। इसकी आप चाहो तो सल्फाइड, सोडियम सल्फेट से भी करा सकते हो। कास्टिक सोडा के अलावा अगर चाहो तो कास्टिक सोडा के अलावा आप किसी और से भी करा सकते हो रिएक्शन, जिसमें लेकिन क्या हो, हाइड्राइड हो, हाइड्रोक्साइड्स हो, उससे करा सकते हो, ठीक है। अब कराना क्या है, यहाँ पे हमने ये फ्लास्क लिया,
फ्लास्क में हम हीट कर रहे हैं, ये स्टैंड है, इसमें क्या डला हुआ है, इसमें फास्फोरस डला हुआ है, NaOH और H2O डला हुआ है। यहाँ पे हमने 2 ट्यूब लगाई हुई हैं, दोनों ट्यूब का अलग अलग काम है। एक ट्यूब से हम क्या करेंगे, CO2 या कुछ गैस, CO2 गैस या फिर आप बोल सकते हो ऑयल गैस या ग्लिसरीन गैस, ठीक है, पास करेंगे किस में, सॉल्यूशन में। और दूसरी तरफ से क्या होगा, हमारी जो फॉस्फीन बन रही है वो निकलेगी। अच्छा, ऑयल गैस या CO2 गैस का यूज़ क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है वो क्या करेगा, बर्निंग इफेक्ट देता है। तो हो सकता है ब्लास्ट ना हो, ऐसी कंडीशन ना आए जिससे कि क्या हो, ये फ्लास्क फूटे ना या इसका टेम्परेचर बढ़े ना। हम हमेशा क्या करते हैं, फॉस्फोरस को किस में रखते हैं, वाटर, उसमें कार्बन सल्फाइड में रखते हैं। तो यहाँ कार्बन सल्फाइड तो प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जितने भी उससे बबल्स निकलेंगे, ये रिएक्शन वो शो करेगा, उसको सप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए, उसकी बर्निंग इफेक्टिविटी को, कंबशन इफेक्टिविटी को कम करने के लिए हम ऊपर से क्या करेंगे, CO2 गैस या ऑयल गैस पास कराएंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन में करेंगे। फिर क्या होगा, जब भी जैसे ही फॉस्फीन गैस बनेगी, वो फॉस्फीन गैस यहाँ से यहाँ आएगी। यहाँ पे रखा हुआ है आपका क्या, वाटर। वाटर में फॉस्फीन गैस जो होती है वो सॉल्यूबल होती है, फॉस्फोरस नहीं होता है लेकिन फॉस्फीन गैस सॉल्यूबल होती है। तो जैसे ही ये वाटर में आएगी तो ये इस तरीके से रिंग कुछ बना के, वाइट रिंग्स बना के, जैसे कि स्मोक के नहीं बनते हैं रिंग्स, ऐसे ही ये क्या करेंगे, हुक्का वगैरह पीते हैं जो देखा होगा आपने, इस तरीके से छोड़ते हैं मुंह से तो वो रिंग्स फॉर्म करते हैं। ऐसे ही इसमें से क्या होंगे, रिंग्स, वाइट कलर की रिंग्स निकल के ऊपर आएंगी। तो ये बन जाएगी आपकी क्या, फॉस्फीन। इसको पूरा आपको क्या करना होगा, एलेबोरेट करना होगा अपने वर्ड्स में। तो इस तरीके से भी लैब में आप क्या कर सकते हो, फॉस्फोरस बना सकते हो। अब आते हैं इसकी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला आ जाएगा, ये कैसी होती है, कलरलेस होती है, ठीक है, और इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डरलेस भी होती है ये, नहीं ऑर्डरलेस नहीं होती, सॉरी, कलरलेस होती है, टॉक्सिक होती है, मतलब पॉइजनस होती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद ये कैसी होती है, इसकी जो स्मेल होती है वो रॉटन फिश लाइक होती है, जैसे कि फिश जो रहती है वो अगर सड़ जाती है तो उसकी जो स्मेल होती है वैसी ही इसकी क्या होती है, स्मेल या ऑर्डर होती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या होती है, ये टॉक्सिक हो गया, कलरलेस हो गया, ये हाईली रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव। और साथ में फोर्थ है सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर लेकिन इनसॉल्यूबल इन अल्कोहल और ईथर, ठीक है, इन सब में ये इनसॉल्यूबल रहती है। तो ये थी इसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा, ऑब्वियसली जो हमने बनाया है उसके कंपाउंड्स की रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ से। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या करोगे, एक चार्ट के थ्रू बनाती हूँ, एक नया तरीका। ये है हमारा क्या, PH3 फॉस्फीन, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक क्या करूँ, एक यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन करानी है हमें, है ना। हम देख रहे हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, PH3 की, है ना। अब क्या करें, एक कर लेते हैं हीट, एक कर लेते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन, एक कर लेते हैं हेलोजन से रिएक्शन, एक कर लेते हैं हमारा फॉस्फाइड से रिएक्शन, नहीं फॉस्फाइड से नहीं, H3PO4 से, फॉस्फोरिक एसिड से, है ना। और एक कर लेते हैं AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट। कुछ डिफरेंट लेते हैं कंपाउंड, है ना। अभी तक हमने बहुत सारे सेम ले लिए, अब कुछ डिफरेंट। जब फॉस्फीन को हीट करेंगे तो क्या होगा, फॉस्फोरस गैस प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब फॉस्फीन की हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाता है, P2O5 बनाता है, ये ऐसे कंपाउंड्स बनाएगा। इस तरीके से भी आप लिख के केमिकल रिएक्शन याद कर सकते हो, ठीक है, गैस लिख लीजिए। फिर ये अगर कैसे रिएक्शन करेगा, H3PO4 से, H3PO4 से नहीं, आप H2SO4 से कराओ, H2SO4 से, तो क्या बनाएगा ये, SO2 गैस, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, PH3H3
3PO4 बनाएगा और H2O, वही रिएक्शन रिपीट कर दो, ठीक है। और AgNO3 से बनाएगा तो AgNO3 से करेगा तो Ag3P फॉस्फाइड बन जाएगा, PCl5 प्लस HCl निकल जाएगा। इस तरीके से भी आप लिख के रिएक्शन याद कर सकते हो। मतलब केमिकल रिएक्शन में पहला कंपाउंड ले लो यहाँ एरो का मतलब एरो के ऊपर जिस भी कंपाउंड से आप रिएक्शन करा रहे हो, और जो फिर बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट उसको, ये मतलब एक लाइन से लिखने की बजाय, मतलब अगर आप चाहो तो इजी वे है, इस तरीके से भी लिख के याद कर सकते हो। तो फॉस्फीन आया समझ में, फॉस्फीन को पहले बनाया फॉस्फाइड से, फॉस्फोरिक एसिड से, एक लैब मेथड देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज़। यूजेस में देखा जाए तो यूजेस में इसका एक या दो यूज़ है। पहला यूज़ है इसका होल्म्स सिग्नल के लिए। होल्म्स सिग्नल कहलाते हैं क्या? होल्म्स सिग्नल जो होते हैं वो जनरली ओशियंस में जो शिप्स होती हैं, बड़े बड़े जो जहाज चल रहे होते हैं, उनके लिए दिया जाता है। ये होल्म्स सिग्नल जो है पूछा भी जा सकता है ये होता क्या है। क्या होता है इसमें बेसिकली, होल्म्स सिग्नल में फॉस्फीन गैस का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, उसमें कुछ होल्स बना देते हैं, उसके अंदर हम रखते हैं क्या, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस रखते हैं हम कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, ठीक है। दोनों चीज़ें रखेंगे, क्या क्या रखेंगे, कैल्शियम, दोनों के कंपाउंड के नाम मैं बता देती हूँ, कैल्शियम कार्बाइड, और एक रखेंगे कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है। दोनों लिया, दोनों को रख दिया, और उस बॉक्स को हम डिप कर देते हैं किसमें, वाटर में, मतलब पानी में डाल देंगे उसको। शिप है, शिप के अंदर चल रहा है ये शिप, जहाज होते हैं जो बड़े बड़े। होल्म्स सिग्नल दिया क्यों जाता है, होल्म्स सिग्नल इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर बड़ी बड़ी चट्टानें या रॉक नीचे की अगर हैं और वो हमें पता नहीं चल रही हैं, तो उनका हम पता कैसे लगाएं, डैमेज वगैरह से बचने के लिए, कोई भी एरर ना आए और रास्ता क्लियर रहे, पाथ क्लियर रहे, इसलिए ये दिए जाते हैं। तो इसमें हम करते क्या है, एक बॉक्स लेते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड लेते हैं, दोनों कंपाउंड को वाटर में डाल के, मतलब बॉक्स में डाल के वाटर में डिप कर देते हैं। अब डिप करने से क्या होगा, ये आपस में रिएक्शन करेंगे। जब कैल्शियम कार्बाइड CaC2 रिएक्शन करेगा किससे, वाटर से, H2O से, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस साथ में C2H2 बनाएगा, ठीक है। और जब कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्शन करेगा वाटर से, तो ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस फॉस्फीन गैस बनाएगा, PH3 आपका बनेगा, ठीक है। ये कहलाता है आपका C2H2 एसिटाइलिन, ठीक है। और ये कहलाता है आपका फॉस्फीन। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे वाटर से ये लोग रिएक्शन करते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई एरर आ रहा है, तो जो एरर होता है वो क्या, एरर आने के कारण, टकराने के कारण, ये जो फॉस्फीन गैस है ये बर्न होने लगती है। बर्न होने के साथ मतलब ये आपको पता है ये पानी के साथ, पानी में इनसॉल्युबल होती है, तो पानी से क्या करेगी, ये रिएक्शन नहीं करेगी, लेकिन क्या करेगी, अपने आप को बर्न करना स्टार्ट करेगी। बर्न करेगी तो साथ में साथ ये एसिटाइलिन को भी बर्न करना स्टार्ट करेगी, एसिटाइलिन भी जलने लगेगा। जलने से क्या होगा, एक सिग्नल मिलता है, मतलब लाइट इफेक्ट होती है, ल्यूमिनस लाइट बोल सकते हो आप, ल्यूमिनस लाइट निकलती है, जिसके कारण सिग्नल मिलता है हमें, ये होल्म्स सिग्नल जिसको बोला जाता है कि आगे कुछ डेंजर है, तो हमें अपनी पोजीशन या जो भी है डायरेक्शन चेंज करनी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फॉस्फीन गैस का यूज़ किया जाता है स्मोक या धुएं के लिए, आर्टिफिशियल धुआं जैसे अगर निकालना है हमें, या फिर आप कहो कि कहीं पे बनाना है, स्मोक की लेयर बनानी है, तो भी हम यूज़ करते हैं। वैसे जनरली फॉस्फीन गैस का इतना यूज़ किया नहीं जाता, बिकॉज ये कैसी होती है, टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है, इसलिए इसका इतना ज़्यादा यूज़ हम करते नहीं हैं। तो ये था हमारा फॉस्फीन टॉपिक, पहला हमारा कंपाउंड हो गया क्लियर। अब हम देखेंगे इसका फॉस्फोरस का दूसरा कंपाउंड, कौन सा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, वो देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं फॉस्फोरस का दूसरा कंपाउंड PCl5।
वैसे तो आपके सिलेबस में PCl3 भी दिया हुआ है, बट वो इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, पूछा नहीं जाता है। आप उसको जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा कैसे बनाया गया है, ठीक है। हम देखते हैं अपना PCl5, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इसलिए देख लेते हैं इसको। PCl5 मतलब फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है। तो फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड को कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको जनरली लैब में बनाया जाता है। एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। एक डायग्राम बनाई गई है, वो डायग्राम आप के उसमें बुक्स में भी दी गई है, देख लीजिएगा आप। इस तरीके से 3 ट्यूब लगी हुई हैं और एक ट्यूब बीच में से, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉट लगे हुए हैं, ठीक है। एक से हम ड्राई Cl पास कराएंगे, Cl2। एक से हमारी वेस्ट गैसेस निकलेंगी, ठीक है, रिमूव होंगी। एरो बना दीजिएगा कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा पॉट है, ठीक है। इसको हमने रखा हुआ है एक फ्रीजिंग बॉक्स में। यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, फ्रीजिंग बॉक्स है ये, फ्रीजिंग, जो कि क्या करेगा, बर्निंग या बम्बार्टमेंट टाइप की कोई भी रिएक्शन नहीं होने देगा। क्रिस्टल्स हैं यहाँ पे बेसिकली, आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका रखा हुआ है PCl3 और यहाँ पे रखा हुआ है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे बन रहे हैं आपके क्या, क्रिस्टल्स बनेंगे PCl5, ठीक है। इतना सा है ये जस्ट डायग्राम। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली हम लोग लेते हैं PCl3, ठीक है। PCl3 जो है हमने बना लिया है पहले ही, फॉस्फोरस की क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो PCl3 बन जाएगा, ठीक है। अगर फॉस्फोरस की क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, PCl3 बना, इसकी रिएक्शन फिर हमें कितना चाहिए, क्लोरीन PCl5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, Cl2 से और रिएक्शन करा देंगे। Cl2 जो लेंगे यहाँ पे ड्राई लेंगे, ठीक है, तो हमारा PCl5 बन जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा। ये रिएक्शन आपको लिखनी है। इसमें क्या किया है हमने, एक फ्लास्क लिया है। फ्लास्क में हमने क्या कर दिए हैं, 3 माउथ पे 3 उसका जो फ्लास्क का जो माउथ है उस पर हमने 3 ट्यूब लगाई हैं। 2 राइट एंगल हैं, मतलब राइट एंगल बनाते हुए अपने एंगल्स बनाते हुए हैं, और एक स्ट्रेट गई हुई है। स्ट्रेट वाली में हमने 2 और ऊपर से क्या करे हैं, फनल टाइप से लगाए हुए हैं, आप बोल सकते हो। एक में हमने CaCl2 रखा है। CaCl2 एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस का मतलब होता है वाटर नहीं होता जिसमें, ठीक है, मतलब सूखा हुआ। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रखा हुआ है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड रखा हुआ है। फिर इसके बाद PCl3 रखा हुआ ठीक है। यहाँ पे एक नॉब भी बनी हुई है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, PCl3 रखा हुआ है। अब क्या करना है, जब भी ये फ्लास्क हम लेंगे तो फ्लास्क में यहाँ पे कोई भी हीटिंग वगैरह हम नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हमने आसपास से इसको कूलिंग बॉक्स से या फ्रीजिंग बॉक्स से कवर कर दिया है। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ से PCl3 डालेंगे और यहाँ से ड्राई क्लोरीन पास कराएंगे। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, PCl5 बनाएंगे। CaCl2 एनहाइड्रस इसलिए रखा हुआ है, जो जितना भी मॉइस्चर यहाँ पे होगा, मॉइस्ट अगर फॉर्म होगी या वेपर्स आएंगे तो वो क्या कर लेगा, CaCl2 एब्जॉर्ब करता जाएगा। एनहाइड्रस इसलिए रखा हुआ है। बाकी की वेस्ट गैसेस जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगी। और फ्रीजिंग बॉक्स का काम कूलिंग करने का है। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, PCl5 बना लिया। ये हम लैब में बना सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से मैन्युफैक्चर या लेबोरेटरी मेथड आप बोल सकते हो। अब देखते हैं इसकी क्या, सिंपल था ये, और कोई इसमें हौश पौश नहीं है। ऐसे ही नॉर्मली PCl3 का भी दिया हुआ है, तो वो आप बुक से देख लेना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये क्या होता है, येलो कलर का होता है PCl5, ठीक है। क्रिस्टल्स फॉर्म करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल्स फॉर्म करता है, जनरली क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। ऑर्डर अगर देखें इसका तो पंजिएंट इसकी स्मेल होती है, ठीक है, स्मेल पंजिएंट होती है। फिर इसके बाद अगर देखें तो ये सॉल्यूबल होता है वाटर में, सॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल होगा ईथर और अल्कोहल में। तो ये इसकी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम इसकी क्या प्रॉपर्टी,
अब आते हैं इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी वैसे ही देख लेते हैं जैसे हमने इसकी देखी थी PH3 की। PCl3 को हम लिखते हैं बीच में, ठीक है। पहले इसको हीट करते हैं, PCl3 को हीट करेंगे तो क्या लिख लेगा, PCl3 लिख लेगा। PCl5 को हीट करेंगे तो PCl3 प्लस Cl2 लिख लेगा। वही इसी रिएक्शन को अपोजिट कर दो हीट करने पे। अगर ये क्या करेगा, PCl5 जो है इसको अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, कोई भी मेटल ले लेते हैं जैसे कि जिंक से रिएक्शन करता है ये, यहाँ पे हम ले लेते हैं जिंक से रिएक्शन करेगा तो बनाता है ये ZnCl2 प्लस Cl2 निकलता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम और रिएक्शन कराते हैं किससे, वाटर से करा देते हैं तो क्या बनाएगा ये POCl3 प्लस HCl। POCl3 को बोला जाता है फॉस्फोरस। अलग अलग कंपाउंड बनाओ, वैसे तो PCl3 की रिएक्शन PCl5 की रिएक्शन या PCl3 की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो जनरली H3PO4 बनता है। क्या बनता है, H3PO4 भी बनता है, ठीक है। ये भी बना सकते हो आप, लेकिन रिएक्शन रिपीट ना हो, कंपाउंड रिपीट ना हो तो हम दूसरा ले लेते हैं। POCl भी बनता है, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, ये बनता है। फिर इसके बाद अगर और रिएक्शन करानी है जैसे कि हम करा सकते हैं PCl3 की PCl5 की रिएक्शन आप करा दो, मेटल हो गया, हीट कर दिया हमने, कार्बाइड से करा दो, कैल्शियम से करा दो, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। या हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि C2H5OH इथाइल अल्कोहल, तो बनाएगा क्या C2H5Cl प्लस H2O प्लस HCl भी निकाल सकते हो। ये बनेगा क्या आपका इथाइल क्लोराइड। इस तरीके से कंपाउंड बना दो आप। ये उसकी क्या हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसका यूजेस, इसका इतना स्पेसिफिक कोई यूजेस है नहीं, ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है इसका, बस PCl5 शॉर्ट नोट वगैरह में आ सकता है आपको लिखने को, तो उस तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसके देखते हैं हम ऑक्सी एसिड्स, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड देखे थे ऐसे ही आप फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड देखते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, वो देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, लगभग 7 है, ठीक है। इनको भी एक टेबल के फॉर्म में आप देख लीजिए, टेबल के फॉर्म में आपको याद रहेगा। समझा देती हूँ मैं हल्का सा, टेबल वैसे ऑलरेडी आपकी बुक में बना हुआ है बट फिर भी मैं एक बार आपको बना के बता देती हूँ। H3PO2 पहला, सेकेंड H3PO3, थर्ड H3PO4, फोर्थ H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7, HPO3। ये 7 फॉस्फोरिक मतलब फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका +1 है, इसका +3 है, इसका +5 है, इसका +3 +4 +5 +5। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, यही होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंसी जो शेयरिंग होती है उसके बेसिस पे, ये हो गया क्या ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर के बाद क्या आता है इनका, नॉमेनक्लेचर, नेमिंग आता है ना, नेमिंग। तो नेमिंग में देखते हैं आता है, पहला है फॉस्फेनिक एसिड, इसको हाइपोफॉस्फोनिक भी बोला गया है लेकिन मैं आपको अलग तरीके से बता रही हूँ, ये भी बोला जाता है, ठीक है। फिर है फॉस्फोनिक एसिड, फिर है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फिर है आपका
आयरो, PY आयरो, फॉस्फोरस एसिड। फिर है आपका हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। फिर है आपकी पायरो फॉस्फोरिक एसिड। और फिर है आपका मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नाम एक बार आप चेक कर लीजिएगा, वैसे तो यही है, मतलब H3PO2 को फॉस्फोनिक बोला गया है, फिर फॉस्फेनिक है। ठीक है, पहला फॉस्फेनिक है, फिर फॉस्फोरिक है। बुक में अदर नेम से भी दिया होगा, लेकिन आप इस तरीके से याद करोगे तो इजीली याद होगा, ये भी उन्हीं का ही नाम है। फिर ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये इसके क्या हो गए, नॉमेनक्लेचर। अब आते हैं इनके क्या, स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर में P है, फॉस्फोरस H कितने 3 और O2, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन OH और कितना हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, और कितना हाइड्रोजन बच रहा है, एक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, कितने हो गए, H3 चाहिए हमें, है ना, और ऑक्सीजन 2 और फॉस्फोरस 1, तो एक और H लगा देते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। मतलब स्ट्रक्चर जनरली इसी टाइप पे बनेंगे। आपको जस्ट क्या देखना है, इसमें एक और चीज़ होती है बेसिसिटी, वो भी मैं बताती हूँ। बेसिसिटी का मतलब होता है कि कितने OH मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। ठीक है, बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी में कितने OH मॉलिक्यूल, पहले वाले में सिंगल 1 पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस एक ही है, ऑक्सीजन कितने 3, तो हम ऑक्सीजन को OH ऐसे भी लिख सकते हैं, OH ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक H का मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर में क्या करना है, जनरली आपको फॉस्फोरस सेंटर में रखना है, और बॉन्डिंग हमेशा ऑक्सीजन से होगी। हाइड्रोजन से बॉन्डिंग नहीं करोगे कि आपने पहले H लिख दिया यहाँ पे और फिर ऑक्सीजन लिख रहे हो। अगर वहाँ पे OH लगा रहे हो, OH बन रहा है, OH लगेगा तो ऑक्सीजन से डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी, एक डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसको काउंट करोगे स्ट्रक्चर बनाने के बाद। इनका कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है, ज्योमेट्री नहीं बताई गई है कि ये एंगुलर होगा, लीनियर होगा, इसमें डायरेक्ट स्ट्रक्चर बताए गए हैं, और फिर बेसिसिटी बताई गई है। बेसिसिटी मतलब कितने OH मॉलिक्यूल, एसिसिटी मतलब होता है H मॉलिक्यूल, और बेसिसिटी मतलब होता है कितने OH मॉलिक्यूल। तो अब हम देखते हैं, फॉस्फोरस काउंट करते हैं, P1 है, ऑक्सीजन 3, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने 3, 1 2 3, हाइड्रोजन के बाद हमारे OH मॉलिक्यूल कितने हो गए, यहाँ पे सिंगल था तो 1 लिखा, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 लिख देंगे, डबल मॉलिक्यूल। फिर देखते हैं हम दूसरा स्ट्रक्चर, P, ऑक्सीजन कितने हैं इसमें 4 ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे OH बना देते हैं, एक OH यहाँ बना देते हैं, एक H बना देते हैं। ऑक्सीजन 4 है ना, 1 2 3, तो एक और हम क्या कर देते हैं, OH बना देते हैं। तो ये बन गया हमारे 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, और हमारा सिंगल फॉस्फोरस। तो यहाँ पे हमारे OH मॉलिक्यूल कितने हो गए 3, बेसिसिटी में आप 3 लिख दोगे। फिर देखते हैं P2 है, O5, तो P2 इस तरीके से लिखते हैं, O5 बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कनेक्ट करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन कितने 5 हैं। ये थोड़ा सा नीचे आ गया है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका है, ये जो मैं बना रही हूँ, H4 P2O5 का। ठीक है, ऑक्सीजन एक यहाँ हमने यूज़ कर लिया, एक OH ले लेते हैं, एक OH यहाँ ले लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए 4, 1 2 3 4, बचे कितने ऑक्सीजन 5 चाहिए हमें, 1 2 3 हो गए। तो हम डबल बॉन्ड O, या फिर ऐसे कर लेते हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये हो गया आपका क्या, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल का मतलब H4 P2O5 का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड कितने हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वही हाइड्रोक्साइड
2 है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 2, ठीक है, मतलब बेसिसिटी हो जाएगी 2। फिर देखते हैं हम H4P2O6 का, P कितने हैं 2, P2 बना लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, P2 ऑक्सीजन कितने चाहिए, पहले तो 2 डबल बॉन्ड से हम ऑक्सीजन 2 कनेक्ट कर देते हैं, हाइड्रोजन हमारे 4 ही हैं, तो यहाँ पे एक OH, एक OH, एक OH और एक OH, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए और 4 हमारे हाइड्रोजन हो गए। तो ये बन गया आपका क्या, H4P2O6 का। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल कितने हो गए यहाँ पे, टोटल 4। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है। फिर देखते हैं ये किसका स्ट्रक्चर हुआ आपका, इसका, ठीक है। अब देखते हैं 7 का, 7 का मैं यहाँ बना देती हूँ, 7 है ऑक्सीजन 2O इधर ऊपर कनेक्ट कर देते हैं, 3 हो गए ऑक्सीजन, 4 बच रहे हैं, एक हाइड्रोजन रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, पहले OH बना देते हैं, चलो कितने हो गए 1 2 3 4 5 ही हुए हैं, 6 7 बच रहे हैं, तो OH एक ये हो गया और OH ये हो गया, मतलब यहाँ पे भी टोटल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन, P2 और हाइड्रोजन 4, तो इसमें भी कितने बन गए आपके 4। अब बचा क्या HPO3 का, HPO3 का मैं यहीं बना देती हूँ, H, एक OH और एक ऑक्सीजन, इस तरीके से, ठीक है। तो वो बन गया आपका, उसमें कितने मॉलिक्यूल आएंगे बेसिसिटी के, उसमें सिंगल एक मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करना, ये चार्ट इस तरीके से बना लेना, गैप ले लेना, काफ़ी स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो इसलिए पहले स्ट्रक्चर बना लेना, उसके बाद उसके बेसिस पे आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना। तो ये थे हमारे क्या फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स। एक बार करेक्ट चेक क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नेमिंग वगैरह या ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह में कोई मिस्टेक तो नहीं है। प्लस अगर इसमें इस से रिलेटेड अभी ये हमारे नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट हो गई, मतलब 15 ग्रुप के हमारे एलिमेंट्स जो थे, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हमें पढ़ना था, मेन बेसिक जो थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। इनमें हमने बेसिकली नाइट्रोजन का प्रोडक्शन, फॉस्फोरस का प्रोडक्शन, नाइट्रोजन के कंपाउंड, फॉस्फोरस के कंपाउंड, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड, ये सब पढ़ा है, ठीक है। इससे रिलेटेड इस अभी तक का टिल जैसे ही चैप्टर हमने स्टार्ट किया था टिल नाउ अभी तक जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, लाइक कोई भी डाउट या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप जो भी डाउट है वहाँ से मुझसे डायरेक्ट आप कॉल करके या मैसेज करके थ्रू व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।